बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है कर चले हम फिदा, जिसके लेखक हैं कैफी आजमी। इस पाठ में मैं आपको सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में बताऊंगी, फिर पाठ की पूरी व्याख्या बताऊंगी और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। कैफी आजमी। कैफी आजमी का जन्म सन 1919 फरवरी में सन 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। इनका नाम अतर हुसैन रिजवी था, लेकिन यह बाद में कैफी आजमी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके परिवार में ज्यादातर सभी लोग कलाकार थे। इनके 3 भाई शायर थे और इनकी दोनों बेटियां शौकत आजमी और शबाना आजमी भी प्रसिद्ध अभिनेत्रियां थी। ये उर्दू के शायर थे। इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी और अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इन्होंने अपनी काव्य में उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन हिंदी और खड़ी बोली का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इनके काव्य में लयात्मकता, संगीतात्मकता, रोचकता भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है और इन्होंने जितने भी गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, वह सभी भावों से परिपूर्ण है। अब आता है इनका ये पाठ। इस पाठ का नाम है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा कैफी आजमी का एक राष्ट्रीय भक्ति से परिपूर्ण एक कविता है। इस कविता या गीत में उन्होंने हमारे देश के लिए शहीद और बलिदान होने वाले सैनिकों की हृदय के उद्गार को व्यक्त किया है कि वह सैनिक हमारे देश के नवयुवकों को या देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते हैं। अब बात आती है इस गीत की। तो कर चले हम फिदा जो गीत है, ये सन 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए मर मिटने के लिए, देश के लिए आत्म बलिदान दिया, प्राणों को न्यौछावर किया, उन लोगों ने हमारे देश के देशवासियों को प्रेरणा व संदेश देने के लिए इस कविता या गीत में यह कहा है कि हमने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, लेकिन हमारे जाने के बाद यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी देश के लिए किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो तो आपको देश के लिए प्राण त्यागने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं होना चाहिए। अब वह कहते हैं कि जिंदगी में प्यार उल्लास के तो बहुत मौसम आते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण त्यागने का मौसम कभी कभी ही आता है। इसलिए हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि कभी भी कोई भी दुश्मन रूपी रावण अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है या देश के ऊपर अपने पांव बढ़ाता है, तो हमें अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। उन्होंने धरती माता को सीता कहा है कि हमारी धरती रूपी सीता माता के दामन को या उसके अस्तित्व को या उसकी अस्मिता को कोई भी दागदार करने की कोशिश करता है तो हमें उसके हाथों को तोड़ देना चाहिए, यानी कि उसे किसी भी प्रकार से रोक लेना चाहिए। उन्होंने धरती को एक दुल्हन कहा है कि जैसे दुल्हन होती है और दुल्हन को का स्वयंवर होता है तो लोग स्वयंवर को जीतने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, उसी प्रकार हमारी धरती रूपी सीता माता की रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए हमेशा अपने प्राणों को त्यागने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार के जो भाव हैं वो इस कविता में हैं। तो अब मैं आपको इस कविता के बारे में पूरी व्याख्या सहित आपको समझाती हूँ। पहला काव्यांश है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कविता के.पी. आज़मी द्वारा रचित एक देशपूर्ण भक्ति गीत है। इस गीत में जो हमारे देश के सैनिक हैं जिन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है, तो उन्होंने देशवासियों को क्या संदेश दिया है वो इस कविता में बताया गया है। वो कहते हैं कि हे देशवासियों, हमने तो इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, यानी अपना बलिदान कर दिया है, और अब हम ये देश तुम्हें सौंप करके जा रहे हैं ताकि तुम इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहो। साथ में वो कहते हैं कि जब हम लड़ रहे थे, हमारी सांसें रुक गई थी, नब्ज भी रुक गई थी, नब्ज चल नहीं रही थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यानी कि जो दुश्मन था, जो आतंकवादी था, जो हमारे देश में आ रहा था, हमने उसके कदम को अपनी धरती पर नहीं पड़ने दिया और अपने कदम को नहीं रुकने दिया। हम उनके साथ लड़ते रहे और अपने प्राणों का बलिदान करते रहे। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। वो क्या कहते हैं, उन दुश्मनों से लड़ते हुए हमने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, हमारा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का हमें कोई भी गम नहीं है। हम खुश हैं क्योंकि हमने हमारे हिमालय के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। क्यों? हिमालय को हमारे देश की आन बान शान, आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है। तो उस सम्मान को, उस गौरव को हमने कभी भी झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वह कहते हैं कि जब हमारे शरीर में प्राण भी शेष नहीं बच रहे थे, तब भी हम वीरता के साथ, बहादुरी के साथ उनके लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि हम खुश हैं क्योंकि हमने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इसलिए हे देशवासियों, अब हम अपना देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं ताकि जब भी कभी जरूरत पड़े तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए तुम अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरा, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस वाले काव्यांश में भी के.पी. आज़मी ने वही देश के सैनिकों के द्वारा भारतीय देशवासियों को देश के लिए मर मिटने के संदेश दिया है। वो क्या कहते हैं, जिंदगी में खुश रहने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए तो बहुत सारे मौसम आते हैं और बहुत सारा समय होता है, लेकिन देश के लिए जान देने का समय कभी कभी आता है। देश के लिए जान देने का मौसम कभी कभी आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें यानी छोड़ दें, कि जिंदगी में प्रेम, प्यार, मोहब्बत को छोड़ करके वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। कहने का तात्पर्य उनका है कि इस संसार में प्रेम, प्यार, मोहब्बत इन सबको छोड़ करके अपना खून देश के लिए बलिदान कर दो, यानी कि देश के लिए लड़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश के आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें और हमेशा तैयार रहें। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्यों? वो क्या कहते हैं कि हमारी धरती आज दुल्हन है। कहने का तात्पर्य है कि जब दुल्हन का स्वयंवर होता है तो सभी लोग दुल्हन को प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तो हमारी जो धरती रूपी दुल्हन है, तुम उसके राम लक्ष्मण हो और तुम्हें इस दुल्हन रूपी धरती माता के प्राणों की रक्षा करने के लिए, यानी कि इसकी अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना है, तैयार रहना है। क्योंकि जिसके शरीर में
जवानी में खून का जोश नहीं होता वह व्यक्ति कायर कहलाता है। इसलिए इस देश की रक्षा करने के लिए तुम्हें हमेशा तत्पर रहना है। हे देशवासियों, आज हम तो अपने प्राणों का बलिदान करके इस देश से, इस संसार से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन आगे जब भी कभी जरूरत पड़े तो देश की रक्षा करने के लिए तुम हमेशा तैयार रहना। तीसरा काव्यांश, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। के आजमी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में उन्होंने देश के जो सिपाही हैं, देश के जो सैनिक हैं, वो अपने प्राणों का बलिदान जब करके चले जाते हैं तो देशवासियों को वो क्या प्रेरणा, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो इसमें उन्होंने बताया है। और बताते हुए कहा है कि हमने तो इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है और हम इस देश में अब नहीं है, तो हमारे जाने के बाद जब भी देश पर कोई परेशानी आए, जब भी देश पर कोई संकट आए या कोई दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करे, तो तुम सजाते ही लेना नए काफिले। तो ये देश के लिए ये सिलसिला जारी रहना चाहिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का। तो तुम अपना एक काफिला बना करके देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना और हमेशा तैयार रहना। जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। वो कहते हैं कि जब हम लड़ते हैं तो लड़ने के बाद जो हमें जीत मिलती है और जीत से हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस जीत की खुशी बाद में है। उससे पहले जब हम देश के लिए रक्षा करने के लिए जब अपने प्राणों का बलिदान देते हैं तो उस बलिदान देने की जो खुशी होती है वो पहले होती है। जिंदगी मौत मिल रही है गले, तो उस समय ऐसा लगता है कि जिंदगी और मौत दोनों एक दूसरे से गले मिल गई हो। उस समय ऐसा खुशी का, ऐसा प्रसन्नता का माहौल होता है। बांध लो अपने सर में कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो कह रहे हैं कि अब भविष्य में जब भी कोई भी आक्रांता, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है तो तुम अपने सर में कफन बांध लो, यानी कि हमेशा वीरता, बहादुरी के साथ उनसे लड़ने के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जब वो मृत्यु के बाद अपने देश के जो देशवासी हैं उन्हें प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इस देश की रक्षा तुम्हें ही करनी है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। चौथा, खींच दो अपने खून से जमीन पे लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम, रावण भी तुम हो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस कविता में वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे देश पर जो दुश्मन आक्रमण करता है तो उनसे लड़ते लड़ते हमने तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हम इस देश में नहीं हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद इस उत्तरदायित्व को तुम्हें निभाना है। तो इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वे कह रहे हैं कि जब भी कोई भी रावण रूपी दुश्मन हमारे भारत पर आक्रमण करता है तो तुम अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच दो। कहने का तात्पर्य है कि जब सीता हरण हुआ था तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो उसी लक्ष्मण रेखा को सीता जी ने पार किया तो कितना विनाश हुआ। तो इसी बात को वो कहते हैं कि आप तुम अपने खून से ऐसे लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी दुश्मन हमारे देश में घुस नहीं पाए। तोड़ दो हाथ अगर उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यहाँ पर धरती माता को सीता की तरह पवित्र माना गया है और धरती माता को सीता की तरह पवित्र मानते हुए कहा गया है कि हमारे धरती रूपी सीता की अस्मिता पर अगर कोई हाथ डालता है और कोई इसकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करता है, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम साथियों, कि राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी
कि जैसे राम और लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए राक्षसों का विनाश किया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने देश की रक्षा के लिए कार्य करना है और अपने प्राणों को न्यौछावर करना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि केफी आजमी द्वारा रचित इस कविता में केफी आजमी ने हमारे देश के सैनिकों के हृदय के उद्गार को व्यक्त किया है कि वो अपने मन की भावना को व्यक्त करते हुए हमारे देश में वासियों से कहते हैं कि हमने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। अब लेकिन हमारे जाने के बाद इस काफिले को, इस सिलसिले को तुम्हें हमेशा बरकरार रखना है और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना है, ताकि कोई भी आतंकवादी, कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी दुश्मन जो हमारे इस देश पर अपना अधिकार ना कर सके। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि सन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में कई लोगों ने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। तो ये उस युद्ध के कारण उन सैनिकों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा गया गीत है। प्रश्न नंबर 2, सन हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय किसका प्रतीक है? हिमालय हमारे देश की आन बान, सम्मान, आत्मसम्मान, गौरव का प्रतीक है। इसकी बड़ी बड़ी चोटियां हमारे देश की रक्षा करती हैं। तो ये हिमालय हमारे देश के लिए सब कुछ है, इसीलिए हिमालय का सर नहीं झुकने की बात कही गई है। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा है? इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है कि धरती है कौन? हमारी भारत माता। तो हमारी भारत माता की रक्षा करनी है कि जिस प्रकार से स्वयंवर में दुल्हन को प्राप्त करने के लिए हम प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उसी प्रकार हमारी धरती रूपी दुल्हन जो हमारी भारत माता है, इसकी रक्षा करने के लिए हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा, गीत की क्या खास बात हमेशा याद रहेगी? गीत की बात हमेशा यह याद रहेगी कि गीत में बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लय और ताल है, कोमल भावना का प्रयोग किया गया है, भावों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है, शब्दों के द्वारा चित्रात्मकता दिखाई देती है, इसमें लयात्मकता है और मधुर कोमल शब्दों के प्रयोग के द्वारा सैनिकों की भावना का दिखाया गया है। पांचवा, कवि ने साथियों शब्द का संबोधन किसके लिए व क्यों किया है? कवि ने साथियों का संबोधन अपने देशवासियों के लिए किया गया है, खास कर नवयुवकों के लिए। और क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि वो हम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, लेकिन हमारे जाने के बाद जब भी कोई रावण या कोई भी दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो तुम्हें हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना है। कवि ने किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है? कवि ने कहा है हमारे मरने के बाद यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। कौन सा सिलसिला? कि जिस प्रकार हमने अपने देश के लिए प्राणों की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, उसी प्रकार जब कोई दुश्मन या कोई आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो इस काफिले को, देश की रक्षा करने के काफिले को तुम्हें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और देश के लिए प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सर पर कफन बांधना किसका प्रतीक है? मृत्यु को समीप से देखना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई दुश्मन सामने आ जाए और आपको लगे कि अब आपकी मृत्यु ही निश्चित है, तो भी आप उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर रहे। यही है सर पर कफन बांधना। इस कविता का मूल भाव लिखो। इस कविता का जो मूल भाव है, मैंने पाठ शुरू करने से पहले ही आपको पूरा एक ही बार में समझा दिया था, तो वही इसका उत्तर है। सैनिकों ने मरते हुए भी देश की रक्षा कैसे की? सैनिकों ने मरते हुए भी देश की रक्षा करते हुए कहा कि जब दुश्मन सामने था और लड़ रहे थे और उनके प्राण संकट में थे, उनका जो शरीर है, उनकी श्वास वो भी रुक रही थी, चल नहीं रही थी, उनकी नब्ज भी कम से कम होती जा रही थी, धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए
देश की रक्षा के लिए अब दुश्मन के सामने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जीत का जश्न, इस जश्न के बाद है से क्या तात्पर्य है? यहाँ कवि कहना चाहता है कि जीत का जश्न, जब हम युद्ध लड़ते हैं और जीतते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है, लेकिन जीत का जश्न तो हमें जीतने के बाद मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति जीत के लिए लड़ता है और अपने प्राणों का बलिदान करता है, तो अपने प्राणों को बलिदान करने का जो जश्न है वो पहले प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को युद्ध में लड़ते समय जब वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, शहीद हो जाता है, तो उस समय उसको लगता है कि जिंदगी और मौत गले मिल रही है, और यही जश्न सबसे पहला जश्न होता है। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ में पहले आपको कवि परिचय समझाया, इस पाठ का मूल भाव बताया, उसके बाद मैंने पाठ की पूरी व्याख्या समझाई, और उसके बाद ये सारे प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं। इसमें पाठ के प्रश्न उत्तर तो हैं, परीक्षा उपयोगी दूसरे प्रश्न भी हैं। अगर इनमें भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो ये अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।